नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आज बात होगी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अचानक से भयंकर जंगी माहौल पैदा हो गया है। ऐसा माहौल जिसने रातों-रात दिल्ली से लेकर के ढाका तक की नींद उड़ा दी है। सीमा पर हमारी बीएसएफ का वो सख्त और रौद्र रूप दिखा, जिसके बाद बॉर्डर पे हलचल बढ़ गई है। एक तरफ हमारे मुस्तैद जवान बीएसएफ और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ मिलकर के आई हजारों बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़। रियली हैरान करता है ये एक्ट। और ये कोई आम झड़प नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी सीमा पर इतनी खतरनाक टेंशन बन चुकी है कि सेना को वहां पर रेड फ्लैग यानी कि लाल झंडा लगाना पड़ गया है। अब हालात ये है कि वहां पे रेड अलर्ट जारी है। मामला बहुत ही गंभीर है, इसे समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं अणिमित्र चक्रवर्ती जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अणिमित्र जी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका अणिमित्र जी। अणिमित्र जी, मालदा के सुखदेवपुर बॉर्डर पे अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके हथियार तान के खड़ी हो गई? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल के जो बॉर्डर है वो 47 से पोरस था। तो पोरस बॉर्डर का मतलब क्या है? ये जो रेडक्लिफ जो लाइन था, जैसे पार्टीशन हुआ था, तो जो सिरिल रेडक्लिफ जो पार्टीशन किए थे वो कभी इंडिया आए नहीं थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग इंडिया, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो एक पार्टीशन का लाइन तैयार किया, तो ऐसे था कि आपका जो आपका जो किचन वो इंडिया में है, वो बाथरूम है बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान पे, ऐसे चल रहा था। तो इसको लेकर पिछले दशकों में झड़प भी हुए थे। झड़प नहीं हुए थे ये नहीं है, झड़प हुए थे। लेकिन वो जो अब 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में जानते हैं, जो छिट महल कहते हैं, यहाँ से कुछ चले गए। 147 enclaves are within Bangladesh, enclaves are within India, and few Indian enclaves are within Bangladesh. ये चलता रहा था। लेकिन पिछले 1.5 बरस से, जब तक ये बांग्लादेश पे भूचाल आया और आवामी लीग के जो तख्ता पलट गया और जो हसीना वाजिद जी को यहाँ पे शरण लेना पड़ा, उसके बाद से बांग्लादेश हमने कभी एक समय मैंने नहीं देखा, एक समय समझते थे ऐसा है, वो नहीं है। इसका सब सीधा उदाहरण यह है कि अगर आप बांग्लादेश के जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, अगर वो देखें कि बांग्लादेश और इंडिया के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पे बांग्लादेश के बॉर्डरिंग सेंटर है, वो सब जमात इस्लामी के पक्ष में है। द मोस्ट फैनाटिक इस्लामिस्ट ब्लॉक इन बांग्लादेश। और हाल ही में जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल पे, आप बॉर्डरिंग विलेजेस को देखें तो सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। इसका मतलब हिंदू पक्ष में क्या है। मैंने ये नहीं बता रहा हूं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करते हैं, सब उसके उम्मीदवार है, सब उसके खुश है, ऐसा नहीं है। बट टू सेव द स्किन एंड किथ एंड किन, ये भारतीय जनता पार्टी मिल गया है। और वहां के जो साधारण आम जो आदमी है, उसका एक ही डिमांड है, द बीजेपी मस्ट रेज इट्स वॉइस। बीजेपी को और कट्टर बनना है इसी हिसाब से। तो ऐसे चल रहा था। अगर आप तो जितने लोग अब रह के आप एसआईआर के बाद में बांग्लादेश को आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो अब बॉर्डर का रख दिए हैं। नाउ द बांग्लादेशीज आर नॉट अलाउइंग दिस थिंग्स। ये नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का एक ही मतलब है कि उस पर इतना हिंदू जेनोसाइड हुए हैं। सो वंस अपॉन अ टाइम 1949 में हिंदू पॉपुलेशन वहां पे था 29%। अब ऑलमोस्ट 7%। ये 22% का क्या हुआ? आधे तो मर दिए गए हैं जेनोसाइड में, और आधे जो है वो इंडिया में शरण ले चुके हैं। तो इसका मतलब है उन लोगों का एक माइंडसेट आ गया है कि तो हिंदू को हम खत्म कर चुके हैं, और पश्चिम बंगाल आसाम तो हम कभी भी ले सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल माइंडसेट, द इस्लामिक माइंडसेट। और
अचानक ऐसा भूचाल आ गया कि पिछले जो सरकार थे बंगाल के, जो लेफ्ट ऑफ सेंटर्स थे, दे हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद द बांग्लादेश पार्टीज, इवन विद द जमात इस्लामी। लेकिन अब जो आ गए सैफरन फ्रंट, दैट हैज क्रिएटेड द मेन प्रॉब्लम। ये जो पिछले 80 वर्ष से जो कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल का जो दबदबा चल रहा था, जो एक इकोसिस्टम बन चुका था कि दैट्स क्वाइट द प्रो इस्लामिस्ट, दैट्स क्वाइट मुस्लिम एपिसमेंट, ये अचानक एक रुक सा गया है। तो क्या करे? तो वो लोग इसको जमींदारी अपना मानते थे, तो जमींदारी हड़ा अचानक हाथ से चला गया, तो क्या करेंगे लोग? तो आग बबूला हो जाएगा ना। ऐसा ही हाल है बांग्लादेश में। लेकिन अब इंडिया और बांग्लादेश जहां पे खड़े हैं, दैट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इंडिया कैन नॉट रिट्रेट एनी मोर, क्योंकि बांग्लादेश इज नथिंग बट अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ही दिन के बाद है कि 2 और 3 दिन पहले इजराइल से भी एक रिपोर्ट आया था कि बांग्लादेश पे आकर हमास बसे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। 2014 में मेरे पास 2014 आज से 12 साल पहले मेरा पास एक लिस्ट आया था कितने बांग्लादेश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश पे है। मेरा लिस्ट के हिसाब से वो 688 था। मतलब बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम इस पर में रहकर नाम भी नहीं सुना है, लेकिन वहां पे है। सो द बांग्लादेश इज अ हब ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, और उसका जो हार्डलाइन स्टांस है वो उसे इंडिया के खिलाफ एक बॉम्ब शेल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जब से ही इंडिया वो फेंस लगा रहा था, वहां पे अपोजिशन शुरू हो गया था। क्योंकि पोरस अगर बॉर्डर हो तो ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, आर्म्स डीलिंग और जितने तरह से जो गैर इलीगल एक्टिविटीज सब चलता है। लेकिन अगर फेंस अगर दे दी तो क्या करे? अगर जो इजराइल की तरह के फेंस दे दिए, इलेक्ट्रिकल फेंस दे दिए, तो क्या करे? तो मर जाएंगे। और आपको याद होगा शायद कुछ बरस पहले बांग्लादेश, एक बांग्लादेशी लड़की, उसका नाम था फेलानी, वो क्रॉस करना चाहता था। उस समय बीएसएफ ने गोली मार दिया था, और उसका बॉडी बॉर्डर के फेस पे टंगे हुए थे। इससे लेकर इंडिया गवर्नमेंट और बांग्लादेश में बहुत सारे झड़पे हुए थे, डिप्लोमेटिक क्लैशेस। तो इसका मतलब यह है बांग्लादेश से हर समय हर वक्त पश्चिम बंगाल, आसाम या उड़ीसा में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। Now India has identified a huge population, and they are trying to set them within Bangladesh, and Bangladesh is not allowing that. That's the main thing for that. और अणिमित्रा जी, बांग्लादेश की यानी कि 7,000 से ज्यादा बांग्लादेशी लोगों की भीड़ ला करके जो उनकी बॉर्डर गार्ड है, बीजेबी बोलते हैं जिसको, वो भिड़ने के लिए तैयार क्यों हो गई? ये तो ऐसा लगता है कि किसी स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया है, कोई कूटनीतिक तूफान की शुरुआत नहीं समझते आप इसको? देखिए, अगर आप बांग्ला पढ़ सके, कोई भी जो बांग्ला पे जानकारी है, क्योंकि वहां का मातृभाषा भी बांग्ला है, हर हमारा मातृभाषा बांग्ला है, उसका हर न्यूज़पेपर, हर चैनल 24 आवर्स एंटी इंडिया diatribes. I'm using the word diatribes. एंटी इंडियन हेट्रेड फैल रहा है सुबह से 24 आवर्स। और जो लोग उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, वो लोग अभी बांग्लादेश पे नहीं है। They have fled to already to Europe, to France, to England, to America and lots of other places. क्योंकि बांग्लादेश का जो माइंडसेट है अभी, वो इंडिया को तोड़, क्योंकि यूनुस जब आया था तब तो वो 7 सिस्टर्स को लेकर काफी बातचीत कर चुके थे, 7 सिस्टर्स हम ले लेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यूनुस चले जाने के बाद वही चलना, क्योंकि यूनुस और जो अभी भी सरकार पे है और सरकार के खिलाफ है, उसका माइंडसेट में कोई अंतर नहीं है। ईच एंड एवरीवन रिप्रेजेंट द सेम माइंडसेट, सबका मनोवृत्ति, सबका जो चिंताधारा, जो विचारधारा एक ही है, और इंडिया और एंटी हिंदू तहल का फलन। और देखिए, जो जानकारी आ रही है भारतीय सीमा के अंदर अचानक से
15 बांग्लादेशी नागरिकों का एक गुट अवैध तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। ये जो घटना जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे जो कहानी सामने आ रही है, और जब बीएसएफ के जवानों ने रोका तो भिड़ंत शुरू हो गई। इसके पीछे क्या चाल समझ पा रहे हैं? और एक बात और है ना, देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए, भारत सरकार ने अब फैसला लिया है, फेंसिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और अमित शाह जी ने तो कमर कस ली है। एंड आपको याद होगा पिछले दिनों बीजेपी के चीफ दिल्ली में उनसे मुलाकात भी हुई थी और उनको ये सब चीजों के लिए समझा दिया गया। उसके बाद भी अगर ऐसी हरकतें हो रही है तो इसे क्या समझा जाए? देखिए, हरकतें का मतलब एक ही है, जो लोग घुसपैठी हो रहे हैं वो को सिविलियंस नहीं है, ये ट्रेन्ड मर्सिनरीज है, ये ट्रेन्ड मर्सिनरीज। और ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ऑल द नॉन स्टेट एक्टर्स। मुझे पता नहीं कि बांग्लादेश मिलिट्री यहाँ पे दे रहा है या नहीं, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग हो रहा है, वीडियोस आ रहे हैं। इस पार हम देख रहे हैं कि रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज जो बर्मा से भागकर बांग्लादेश पे आए थे, उसके पास मशीन, उसके पास 10 गन्स, उसके पास AK-47 है। मुझे एक बात बताइए जरा, रोहिंग्या तो घुसेगा तो ईस्ट से, लेकिन गुजरात इलेक्शन में क्यों रोहिंग्या का नाम आ गया? क्योंकि जम्मू और कश्मीर तक रोहिंग्या फैल चुके हैं, गुजरात तक रोहिंग्या फैल चुके हैं। And this is not a sudden incident. This is a clear mechanism. ये मैकेनिज्म को इंडिया को समझना पड़ेगा। आज बांग्लादेश में हिंदुओं का जो स्थिति है, दे आर फाइटिंग अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि अब अगर कुछ नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। एंड दे आर जेनोसाइड्स आर इन द ऑफिंग। कभी भी हिंदू जेनोसाइड हो सकते हैं। पिछले समय जब जेनोसाइड होते थे तो उस समय न्यूज़पेपर्स थे, जो न्यूज़पेपर्स को अगर बंद कर दिए तो आपके पास खबरें नहीं आते थे। लेकिन अब ये डिजिटल रेवोल्यूशन का जमाना है, सोशल मीडिया के युग है। मैं आपको कॉन्फिडेंटली बताता हूं, अगर बांग्लादेश के अंदर कहीं भी, वो चिटागोंग से लेकर राजशाही तक या उस पार के सुंदरबन तक कोई भी चीज हो, तो मेरा फोन बजेगा 3 मिनट के अंदर। ये मेरा एक कॉन्फिडेंस है, सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद दिस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। पर हम क्या कर सकते हैं? हिंदू वहां पे डेस्परेटली लड़ रहे हैं, तो वो अपना मकान, मंदिर और आपका अस्तित्व बचाने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, आई थिंक द इंडिया, भारत जो गवर्नमेंट है, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से पार्टी बैठे हैं सरकार पे, सरकार का अपने जो नजरिया है दिल्ली का, उसे बदलना पड़ेगा। आपको टफ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 4th मिलिट्री पावर है पूरे देश, पूरे दुनिया में, अगर हम 3rd और 4th इकोनॉमिक लार्ज इकोनॉमीज है दुनिया में, हमें अपना जो माइट, जो क्षमता, उसे दिखाना पड़ेगा। वी शैल हैव टू फ्लेक्स द मसल्स। इसके सिवा आप बांग्लादेश के साथ डील नहीं कर सकते। अब अगर वो जो गांधी जी के जो बहुत बड़ा भाषण था ना, टू एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, वो ऐसे कुछ डिफीटिस्ट और एस्केपिस्ट पॉलिसीज से आपको बांग्लादेश नहीं समझ सकेगा। आई होप दिल्ली अपना स्टांस बदलेगा। अगर आप सोपोर को, कश्मीर पे सोपोर को, वहां की जो आम आदमी है उसको अगर आप राइफल चलाने, गन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ऐसे ही काम आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर भी करना पड़ेगा। क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे में भी अभी से ही झड़प शुरू हो गया है। कौन से इलाका में? पश्चिम बंगाल के जो इलाका है वहां पे भी झड़प शुरू हो गया है। कौन झड़प कर रहा है? ये तो हिंदू तो अहिंसावादी है लगा लार्जली। हम लोग तो कोई जमा नहीं करते, लेकिन हो रहा है क्योंकि वी आर बीइंग इंस्टिगेटेड, हमें उकसा रहा है। अगर इंडिया में रहकर, अगर पश्चिम बंगाल में रहकर एक हिंदू को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना पड़े, तो इसका मतलब है द गवर्नेंस इन बोथ द स्टेट एंड द सेंटर इज फेलिंग। गवर्नेंस पतन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आम आदमी ऐसे ही देख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और वहां इंडिया के जो बॉर्डर के जो अभी जो हाल है, वो कल
और खराब होगा, परसों और खराब होगा, और खराब होते ही चलेगा। देयर कैन नॉट बी डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के जो मिलिट्री जुंटा है, उनकी सरकार है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉबी खड़ा है, जो इंडिया को बाइफरकेट करना चाहते हैं, इंडिया को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। सो द सूनर यू टेक द नेसेसरी मेजर्स द बेटर इट इज। जितना जल्दी हो सके इंडिया को टफ मेजर्स लेना पड़ेगा। ऐसे जैसे पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी तो रुक दिए गए हैं, आपको ऐसे ही गंगा वाटर ट्रीटी में भी करना पड़ेगा। और बहुत सारे ट्रीटीज है जिसके फैसिलिटीज बैंक बांग्लादेश ले रहे हैं, उसे आपको बदलना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। टू सेट द डॉग, टू कैच द डॉग, यू टू हैव टू सेट अ वाइल्ड, ये बनना पड़ेगा। हमारे धर्म में लिखा गया है, वो जो सेम मेघम मेघम मेघंदिता नभिषेको न संस्कार सिंहास बने विक्रमजीत सदवस्त समेव मेघंदिता। अभिषेक व संस्कार के समय से कोई सिंहासन पे राजा नहीं होता, वो होता अपने बलबूते पर। इंडिया को अपने बलबूते पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मणिमित्रा जी, अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया, अमित शाह जी ने बीजेपी के जो चीफ है उनसे मुलाकात की है। उस समय उनके साथ डोभाल साहब भी थे, तो कुछ चीजें तो जरूर डिस्कस हुई होंगी, लेकिन उसके फौरन बाद ही देखिए ये सब चीजें अब हम देख रहे हैं। तो मतलब ये जो इस समय हो रहा है, क्या ये जानबूझ करके हो रहा है? क्योंकि देखिए बांग्लादेश की तरफ से एकदम से जानबूझ करके इतनी बड़ी साजिश के तहत लोगों को भारतीय सीमा के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता देता हूं, बांग्लादेश के जो माइंडसेट है वो इंडिया को एक वीक पावर समझते हैं, क्योंकि यहाँ के मेजॉरिटी हिंदू हैं एंड हिंदूज टू देम आर वेरी वीक। एंड ये जो मैं स्क्रीन पे एक फोटो दिखा रही हूँ, इसमें भीड़ देखिए कितनी है, कितने लोग एकदम से आ गए। तो ये चाहते क्या हैं? मतलब इसका मतलब कोई इनके अंदर बड़ी साजिश चल रही है, isn't it? साजिश के मतलब क्योंकि आप बॉर्डर, क्योंकि आप तो एक ही मसला है, क्योंकि आप तो बीएस इतना लोग खड़ा है, इतने लोग घुस रहे हैं, आप बीएसएफ को गोली चलाने की परमिशन दे रहे हैं क्या? अब तो अंधाधुंध फायरिंग करना पड़ेगा। Why the government is not allowing the BSF to go to open the firing? देखिए कुछ चीज बहुत बस सही तरह से समझना पड़ेगा। बांग्लादेश में जितने हिंदू मरे गए अब तक, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया का भी कोई प्रतिबाद करके मतलब कोई मेजर्स नहीं लिया उसे रोकने के लिए। इसका मतलब यही है कि इंडिया इज अ वीक पावर एंड हिंदूज आर द वीक पावर्स। अब सोचिए, यूक्रेन ने सिर्फ बोला था हम नेटो जाएंगे, इसके चलते ही रशिया वहां पर अंधाधुंध फायरिंग और अटैक कर दिया, तो वॉर चल रहा है। और पिछले 1.5 बरस से या 2.5 बरस से इंडिया को इतना बार उसका इंस्टिगेट किया गया, इतना भी कोई पलटा वॉर नहीं किया। इसका मतलब यही है, ऑल इंडिया, सभी इंडिया को एक कमजोर नेशन समझते हैं। क्योंकि देखिए वहां पे इतने लोग हैं बीजेपी के पीछे, और यहाँ पे देखिए बीएसएफ के पीछे कोई लोग नहीं है, क्योंकि वहां पर जो कॉन्शियसनेस है एंटी हिंदू कॉन्शियसनेस, ऐसे कोई कॉन्शियसनेस इस पार के हिंदुओं में नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट इतने जेनोसाइड्स हुए, इतनी मारे गए, इतने रेप्स हुए, इतने मंदिर का तोड़ दिए गए, दिस इज अ जनरल हिंदू प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ द हिंदू माइंडसेट, हिंदू साइकी। लेकिन अगर राष्ट्र ऐसे हिंदू साइकी को लेकर चले तो बहुत बड़ा खतरा है आगाम आने वाले दिनों में। द गवर्नमेंट मस्ट बी वेरी प्रोएक्टिव। हम अपने सॉवरेनिटी किसी को सौंपे देंगे नहीं। दिस मस्ट बी द माइंडसेट ऑफ इंडिया एंड यू मस्ट टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट बांग्लादेश। आपका बांग्लादेश को अपने कंट्रोल पे लेना पड़ेगा। बांग्लादेश इंडिया के सामने चाहते हैं कि उसे इक्वल स्टेटस मिले। कैसे मिलेगा? इतना बड़ा देश के सामने उतना छोटा एक देश कैसे इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं इक्वल हो सकते।
बांग्लादेश पाकिस्तान के सामने भी इक्वल नहीं है, लेकिन उसे इसके बाद भी उसे अपना अब्बा हुजूर समझते हैं। 1971 में इंडिया जो सैक्रिफाइस किया, जितने पैसे दिए ट्रेनिंग के मुक्ति बाहिनी को, कितने लाशें अपने बिछाए, जितने खून 5 से 6 हजार इंडियन सोल्जर्स के डेथ हो गई थी उस वॉर पे। हर पूरा बांग्लादेश पे आप मुझे एक पिलर दिखाइए जो इंडियन फॉरेन इंडियन सोल्जर्स के स्मृति में खड़ा कर दिया गया है, एक भी नहीं है। नॉट अ सिंगल वन इज देयर, सिंस दे कंसीडर इंडिया एंड द हिंदूज आर एनिमीज। और हमारे अंदर जिसे बोलते हैं शत्रु बोध, जो हाउ टू डील विद द एनिमीज, ये हमें पता भी नहीं है। हम तो दंड नहीं पढ़ते नहीं, हम तो प्रेम और सद्भावना से चलते हैं, लेकिन राजनीति और कूटनीति और मिलिट्री पॉलिसीज ऐसे नहीं चलता। राष्ट्र और स्टेट इज समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट अ टेम्पल, स्टेट इज मच मोर देन दैट। सो आपको आपका नीति, आपका व्यवहार बदलना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश ऐसा ही एक नसूर की तरह बैठा रहेगा। और देखिए ना, इस समय शुवेंदु जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं किया गया था। आते ही उन्होंने फेंसिंग का काम शुरू किया सरकार की शपथ लेने से पहले, और टीएमसी ने, यानी कि मैं सीधे कहूं कि ममता बनर्जी ने इस तरीके के हालात कर दिए थे वहां, उनको वो आदत पड़ी हुई है। अब वो आदत भी सही करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। नो देखिए नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज अ जनरल हिंदू माइंडसेट। अब वो जो मुझे जरा बताइए, वो जो महाराष्ट्र के अंदर वो जो इलाका है जहाँ पे वो सन्यासी महोदय को लाइफ टेलीकास्ट किया था, मार दिया गया, तो अब उस इंसिडेंट्स को देखे, अब कन्हैयालाल जी के मर्डर को देखे, अब दिल्ली में जो हुआ वो अंकित, वो युवक के साथ, तो क्या किया हम लोगों ने? हिंदू जाके बोल रहे हैं कि हम मस्जिद के सामने होली खेलेंगे, ये आपका प्रोटेस्ट है? यही आपका प्रोटेस्ट है? अगर ऐसे प्रोटेस्ट चलते रहेगा तो सब तो आपका कमजोर समझेंगे। तो अगर the situation is something else, बांग्लादेश इंडिया से कभी कोई वॉर जीत नहीं सकता, ये सब जानते हैं। It will get vanished within the one a few hours. अगर ईस्टर्न कमांड एक छलांग लगा दे उससे खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको जो इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस होगा, जो इंडिया हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के साथ बांग्लादेश मुसलमान को खत्म कर दिया, इसका कॉन्सिक्वेंस होगा बहुत डेंजरस, एंड दे आर वेटिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंस। इन लोगों का जो अब्बा है, जो आका है, जो दूर बैठे हैं, यही चाहते हैं जो कॉन्सिक्वेंस इंडिया को सांप की तरह भाग ले। तो आपको आपका नीति बदलना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो सिविलियंस को, जैसे सलवा जुलूम के जो नारा दिखा थे, उस नक्सलवाद के ऊपर खिलाफ जो एक आंदोलन किया गया था, जहां सिविलियंस को आर्म्स ट्रेनिंग दिया गया था, आपको ये भी नॉर्थर्न डिफर परगनास और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश भी, वो बंगाल पे हो या असम पे हो, आपको देना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। आपने सही कहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने तरीके से व्हाट आई थिंक काफी सारे प्रयास कर रही है। अगर ऐसा ना होता अनिमित्रा जी, तो सीएम बनते ही, मतलब मैं कहूँ कि उससे पहले ही वो फेंसिंग की तरफ ध्यान ना देते। और अब देखिए लगातार इस पे काम भी हो रहा है, लेकिन आई होप कि जल्दी ही ये सब चीजें ठीक होंगी। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं देखिए, कि मैं आपको बता देता हूँ, उन लोगों का जीवन हिंसा से ही चलता है, दिक्कतों से ही चलता है। ये जो वायलेंस ही उनको रोटी देता है, वायलेंस गिव्स द ब्रेड, they have the daily wage or daily bread from the concept of violence. मैं कोई मजहब या ईमान ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस समय, लेकिन हमें भी पता है कहां से मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कौन सा मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, कहां से ये लोग इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि मेरा भी एंसेस्ट्री उस पार ही था। In 1945 we had to come to this part of India. एक ही रात में 21 generations का जो स्थान था, सब छोड़ना पड़ा हमें पता है ये मेरा देश को बचाना है। इसके तरह मैं कोई भी पक्ष, कोई भी लाइन
मैं अडॉप्ट कर सकता हूं। दैट्स ऑल। बोलिए। आपने अनिमित्रा जी बहुत विस्तार से मेरे दर्शकों को जानकारी दी है कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है। आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।